नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आज 15 मई को सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। उनका पिछले 3 महीने से एम्स में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां निमोनिया के साथ ही साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माताजी श्रीमती माधवी राजे सिंधिया जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। यमुनोत्री धाम में 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या 15,630 श्रद्धालुओं की दर्ज की गई है। वहीं गंगोत्री धाम में 11,734 श्रद्धालु पहुंचे। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालु सुरक्षित रूप से अपना आवागमन कर पा रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में रोकी गई सभी गाड़ियों का वापसी का क्रम भी जारी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अपने सेक्टर में रहकर यात्रा को संचालित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मोबाइल खुला रखना, ज्यादा किराया वसूलने वालों पर कार्रवाई समेत कई व्यवस्था बनाने के आदेश दिए हैं। तो डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कड़ी सुरक्षा के साथ होंगे दर्शन। मोबाइल ऑफ करने के साथ ही साथ कई शर्तें की गई लागू। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तेज। यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे। हजारों की संख्या में यात्री एक दिन में पहुंचे। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के साथ होंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमिश्नर ने चार धाम यात्रा का ब्यौरा दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनय शंकर पांडे ने कहा कि चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं। चार धाम यात्रा में आने वाली कमियों को दूर करने की योजना पर काम किया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जरूरी पहलुओं पर बातचीत की। उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 की रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे, उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियां भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है। इसके लिए आज निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो आरटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसडीएम्स हैं और पुलिस, ये रैंडम बेसिस पर और जगह जगह पर इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित ना हो, क्योंकि ये सिस्टम लागू किया गया है कि अगर एक बस में 32 यात्री सवारी कर रहे हैं तो एक ट्रिप कार्ड जारी होता है और एक ग्रुप लीडर होता है जिसके पास उस 32 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है। वही एक जाकर दिखा देता है। तो ये कहा गया एक बार आप तुरंत देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको 27, 28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से होल्ड किया जाएगा और जिस बस से गए हैं, जिस टूर ऑपरेटर ने उसको लेकर जा रहा है, उसका परमिट सस्पेंड करने के साथ साथ परमानेंट बेसिस पर उसको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। बहुत सख्त कार्रवाई होगी इस पर। दूसरा, मुख्य सचिव महोदया की तरफ से भी सभी प्रदेश के जो हमारे मुख्य सचिव होंगे और जो डीजीपी साहब की तरफ से भी जा रहा है कि जो भी यात्री आएँ, एक एडवाइजरी हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सर्कुलेट करे कि विदाउट रजिस्ट्रेशन मूव न करें, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है, इतनी दूर आते हैं यात्रा करने। और अगर उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी चलनी है, 6 महीने की यात्रा है, फर्स्ट फेज़ है, लोगों के अंदर उत्साह इतना ज़्यादा है कि लोग जल्दी से जल्दी दर्शन कर लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि यात्रा हमारी लंबी है। अगर उन्हें महीने, 1.5 महीने बाद का स्लॉट मिल रहा है अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, वो महीने, 1.5 महीने बाद आएँ, उनका स्वागत है। और इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और भी हम लोगों ने प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया है।
और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम जानकारी और तमाम पहलुओं पर बातचीत की है, इसके बाद जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको अभी तक जो नाराजगी देखने को मिल रही है, अव्यवस्था जो देखने को मिल रही है, उसे कितनी जल्दी दुरुस्त किया जा सकेगा? बिल्कुल उसी अव्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर शुरू कर दी गई है। यानी जनपदों में नोडल अधिकारी तो नियुक्त कर ही दिए थे, उसके बाद यात्रा मजिस्ट्रेटों की और तैनाती वहाँ पर कर दी थी। सचिवों को भी अपने ये कह सकते हैं कि जिनकी ड्यूटी धाम के लिए लगाई गई है उनको वहाँ पर कैंप करने के आदेश वहाँ पर निर्गत कर दिए। साथ ही अब आरटीओ के माध्यम से और जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, उसके माध्यम से अब यात्रियों की जो सघन चेकिंग है वो वहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। यानी जिस प्रकार से भीड़ धामों में उमड़ रही है, तो ऐसे में शंका यही है कि जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे पहुंच रहे हैं या रजिस्ट्रेशन जिनका आगामी तिथियों में है और वो आज अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, ऐसे यात्रियों पर भी लगाम लगाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सभी आरटीओ को इसके निर्देश जारी कर दिए गए और ये कहा गया है कि अगर इस प्रकार का कोई भी मामला सामने आता है, कोई भी टूर ऑपरेटर या गाड़ी वाला कोई इस तरह की यात्रा यहाँ पर करा रहा है जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन आगामी दिनों में यानी मई लास्ट में या जून माह का है, अगर वो आज यात्रा करा रहे हैं तो फिर ऐसे गाड़ी के जो ऑपरेटर हैं उन सभी के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं और उन सभी यात्रियों को होल्ड करने के लिए कहा जाए, वो आगे धामों के लिए आगे ना बढ़ पाएं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि यात्रा मार्गों पर भी लोगों को जो जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के नियम फॉलो करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार से धामों की जो व्यवस्थाएं वो बिगड़ने ना पाए, धामों में हर यात्री के दर्शन सुगमता से वहां पर हो सके, उसके लिए कोशिश यहां पर शुरू की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से इस चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास अभी यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक का ये कह सकते हैं कि जो आंकड़े सामने आ पाए, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और सिर्फ अभी तक ये कह सकते हैं कि 6 दिन का समय मात्र यहाँ पर बीता है और उस 6 दिन में भी 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने धामों में जिस प्रकार से दर्शन किया है, खासतौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री धाम में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास अब यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं और यही हाल यमुनोत्री गंगोत्री धाम का भी है। जबकि इन धामों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि बड़े धामों की तुलना में काफी कम वहां पर कही जा सकती है। धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो व्यवस्थाएं काफी कम वहां पर हो सकती है। तो ऐसे में उन व्यवस्थाओं को पटरी से ना उतारा जाए, बल्कि उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल चारधाम यात्रा दिख रही थी, अब उसको कंट्रोल करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से कर दिया जा रहा है और लगातार प्रयास यहाँ पर यह हो रहा है कि धामों के साथ साथ जो यात्रा रूट है उन यात्रा रूटों पर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि सख्ती अब और ज्यादा तेजी से बढ़ती जाएगी और कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी कि नियमों के विरुद्ध कोई भी यात्रा को कर सके। जिन यात्रियों को होल्ड करने की बात आ रही है, जिनका रजिस्ट्रेशन आगे की डेट्स का है लेकिन वो इस समय यात्रा करते हुए पाए जाएंगे, तो उनको क्या वापस बैरंग लौटाया जाएगा या उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने को लेकर भी कोई जानकारी प्राप्त हुई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो धामों के लिए जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन जिस तारीख का है उस तारीख पर ही उन्हें धामों में भेजने का प्रयास वहां पर किया जाए और उसके लिए बाकायदा वे कह सकते हैं कि ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी उस पर ब्रेक लगाने का काम प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। अभी तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए उसमें भी ये कह सकते हैं कि 10 जून तक के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फुल हो चुके हैं और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन हर कदम फूक कर चलने का काम यहाँ पर कर रहा है, ताकि प्रशासन के जो नियम है वो नियम फॉलो होते रहे और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़े। जो यात्री आगामी तिथियों के हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन आगामी तिथियों में और वो यहाँ पर यात्रा करते हुए पाए जाते हैं, तो फिर ऐसे यात्रियों को धामों के बजाय जो दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं उन पर्यटक स्थलों पर जाने की सलाह दी जा रही है। अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने की वहाँ पर अनुमति दी जा रही है और अगर वो वहाँ नहीं जाना चाहते तो फिर उन्हें होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने वो यात्रा कुछ दिनों के लिए विराम करें और जैसे ही उनकी तिथि निर्धारित होगी, उनकी तारीख आएगी, तो वो अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बद्री केदारनाथ यात्रा को कोट द्वार से भी शुरू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि कोट द्वार में भी चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने को लेकर युवाओं ने प्रदेश सरकार को मांग पत्र भेजा है। कोट द्वार के व्यापारियों का कहना है कि कोट द्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कोट द्वार से भी की जाती है, लेकिन सरकारों की अनदेखी के कारण आज कोट द्वार का रूट यात्रा रूट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में युवाओं ने मांग की है कि कोट द्वार के रूट को यात्रा रूट में शामिल किया जाए। इससे हरिद्वार ऋषिकेश से दबाव भी कम होगा और कोट द्वार में भी रोजगार बढ़ेगा। हरिद्वार की जनता की हमेशा से ये मांग रही है कि चारधाम यात्रा को वन वे होना चाहिए और उसी के तहत मैं भी आज यहाँ पर इस बात का समर्थन करता हूँ कि चारधाम यात्रा जो है कोट द्वार से या तो शुरुआत इसकी यहाँ से होनी चाहिए या वापसी इससे होनी चाहिए, ताकि जो इस क्षेत्र में क्या कहते हैं उससे विकास के नए आयाम खुलेंगे कोट द्वार क्षेत्र के लिए। जी निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि जाम बहुत होता है तो उससे भी निजात मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर क्या कहते हैं वन वे होगा तो उससे जाम का भी वो कम रहेगा, और रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ से हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा और चारधाम यात्रा भी सुगमता से चल पाएगी और यहाँ साथ ही साथ क्षेत्र के विकास में भी नए आयाम उससे स्थापित होंगे। तो हम लोगों द्वारा ये कार्य ज्ञापन दिया गया है वो चारधाम यात्रा के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा विकासनगर से भी चारधाम के रजिस्ट्रेशन आरंभ किए गए हैं। तो यही हमारी मांग है कि भाई कोट द्वार जो गढ़वाल का द्वार है वहाँ से भी यात्रा चालू होनी चाहिए। तो हमने ज्ञापन दिया है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला यात्री है उसको रजिस्ट्रेशन की सुविधा कोट द्वार से प्रदान की जाए, क्योंकि कोट द्वार से वो व्यक्ति सीधे पौड़ी श्रीनगर होते हुए निकल जाएगा। आपको पता है हरिद्वार में रोज जाम लग रहा है, यात्री परेशान है, रजिस्ट्रेशन सेंटर में इतनी भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ में भी कमी आई है और यात्रियों को भी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कोट द्वार के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के गाड़ी वालों को भी रोजगार मिलेगा। तो इसलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय रितु खंडूड़ी जी से मांग की है कि कोट द्वार से भी यहाँ दो धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ। तो ये आज हमारी मांग थी उत्तराखंड सरकार से, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और रितु खंडूड़ी जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस समय अपने पूरे चरम पर है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश पहुंचकर पंजीकरण करवा रहे हैं। आज श्रद्धालुओं की एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जिसने सभी का मन मोह लिया। भयानक गर्मी के बावजूद भी टीन शेड के नीचे बैठे महिला और पुरुष श्रद्धालु भजनों पर नाचते हुए यात्रा का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालु प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट भी नजर आए। चारधाम को लेकर के नगर निगम ऋषिकेश द्वारा कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें कि हमने स्वच्छता पर बहुत फोकस किया है कि किसी तरीके से इस भीड़ भाड़ के दौरान शहर गंदा ना हो और जो हमारा रूटीन स्वच्छता और सफाई का काम है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। उस सब के लिए हमने चारधाम यात्रा के लिए अलग से पर्यावरण मित्रों की तैनाती की है। हमने अभी 30 पर्यावरण मित्र तैनात किए हैं और 20 हम और करने जा रहे हैं भीड़ को देखते हुए, तो 50 हमारे पर्यावरण मित्र हो जाएंगे। और हमने कुछ गाड़ियां स्पेशली जो कूड़ा वाहन है वो 4 वाहन अलग से पृथक से व्यवस्था की है। साथ साथ में हमारे जो शौचालय हैं जो कि चारधाम यात्रा को लेकर के पिछले 2-3 महीने से हम बना रहे थे, लगभग 23 शौचालय हम तैयार कर चुके हैं। वो बहुत लंबे समय से खराब चल रहे थे, वो ठीक करवा दिए गए हैं। साथ में जो सुलभ और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के हैं और नगर निगम के जो रनिंग चल रहे थे उनकी क्वालिटी हमने बढ़ाई है। उनमें स्मार्ट टॉयलेट की कंसेप्ट लाते हुए पिछले हम 2-3 महीने से उस पर काम कर रहे हैं और वो हम सुविधा दे रहे हैं। हाल ही में खलंगा क्षेत्र में पेड़ों की कटान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि विकास के लिए हरे पेड़ों की बलि देना ठीक नहीं है। सरकार पहले भी विकास के नाम पर हजारों पेड़ काट चुकी है। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा रोड हो या ISBT से मोहन जाने वाली सड़क, यहां पर भी हजारों पेड़ काटे जाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार को दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। कटान को जो है बढ़ावा दे रही है विकास के नाम पे। आप देख लीजिए यहाँ मोहन से आप इधर छुटमलपुर वाले रास्ते पे जाएं, कितने जो है अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटे गए हैं। कुमाऊं में भी तमाम पहले ही सहसदारा रोड पे तमाम जो है वृक्षों की अंधाधुंध कटान का मामला जो है माननीय हाईकोर्ट तक पहुंचा है। तो चौतरफा विरोध को भी जो है सरकार जो है नजरअंदाज कर रही है और इस प्रकार की जो है पर्यावरण विरोधी बयान देकर के आप जो है पेड़ों के अवैध कटान को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये गलत है और बड़े पेड़ों का जो है कटान नहीं होना चाहिए और विकास के जो है अन्य विकल्प तलाशे जाने चाहिए।
थाना सेलाकुई क्षेत्र के अंतर्गत भाववाला के सुंदरवन में बीते दिन कई झोपड़ियां आग लगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पैसों के लालच में गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में भी जुटी है। बता दें कि 5 मई को सेलाकुई के भाववाला सुंदरवन के पास झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की घटना हुई थी। आग से करीब 50 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थी। पुलिस की पड़ताल में सीसीटीवी फुटेज में झोपड़ियों में आग लगाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। झुग्गी झोपड़ियों में सुंदरबन क्षेत्र में एक प्राइवेट प्लॉट पर बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों में आग लगाई गई थी। इससे पूर्व साल 2022 में भी इसी प्रकार की आग लगने की घटना हुई थी। 2 साल के अंतर में एक ही स्थान पर 2 बार आग लगने की घटनाओं को पुलिस के द्वारा संदिग्ध हालात में देखा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आग लगने के कारणों से जुड़े संभावित पहलुओं पर विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। जबकि एक फायर का झोपड़ियों में 60-70 झोपड़ियां थी, उसमें आग लगने की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें काफ़ी मशक्कत के बाद जो आग पे काबू पाया गया था, उसमें झोपड़ियां जल भी गई थी। और इसमें अच्छी बात यह रही थी कि कहीं कोई हताहत नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरह से झोपड़ी में आग लगी और पहले पता चला कि पूर्व में भी ऐसा कोई यहाँ पर हादसा हो चुका है, तो इसको देखते हुए इस बार स्पेशली कि कोई संदिग्धता ना हो और हर एंगल से उसको चेक किया गया। तो इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, जो इस तरह की घटना कारित करते हुए पाया गया था। तो इस पर भी हमारी पुलिस ने उसको अभी पकड़ा है और उससे पूछताछ चल रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बस्ती वहाँ बसी हुई है, उससे रिलेटेड कोई प्रकरण हो सकता है। तो उस पूछताछ के उपरांत सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक व्यक्ति को इसमें आग लगाने के कारणों में जो 436 आईपीसी में केस लिखा गया, उसको अरेस्ट किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। हाल ही में खलंगा क्षेत्र में पेड़ों के कटान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि विकास के लिए हरे पेड़ों की बलि देना ठीक नहीं है। सरकार पहले भी विकास के नाम पर हजारों पेड़ काट चुकी है। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा रोड हो या फिर आईएसबीटी से मोहन जाने वाली सड़क, यहां पर हजार पेड़ काटे गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार को दूसरे विकल्प तलाशने की जरूरत है। हो रहा है कि ये काम जरूर होगा। ऋषिकेश के इतिहास में पहली बार किन्नर समाज की शोभा यात्रा निकाली गई है। कुलदेवी की पूजा अर्चना के बाद नगर में बैंड बाजों के साथ धूमधाम से बोचरा माई की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नगरवासियों ने फूलों की बारिश करते हुए जोरदार स्वागत किया। वहीं नगर के सभी मंदिरों में घंटियां चढ़ाए जाने के साथ ही साथ नगर वासियों की सुख समृद्धि की कामनाएं भी की गई। पहली बार नहीं, ये मेरा 8वीं बार हो रहा है। 7 बार मैं देहरादून जिले में भी हूँ। ठीक है, ऋषिकेश ऐसा देवी देवताओं का वास है। यहाँ पे चारों हम यहाँ से हमारे कैसे जाते हैं, तो हमारे मन में भी हमारे बड़े बुजुर्ग का ख्वाब में आया, कुछ सोच लीजिए। ठीक, तो इसीलिए देखिए, सब ने हमने पेट भरना है जनता से और मेरे जी जुबान से। ठीक, और रही बात है, पर हमें राम जी ने जिस दिन राम जी वनवास हुए थे, उस दिन हमारे किन्नर भी सबके साथ में गए थे। रामनगर में बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों के साथ ही अब वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार होना शुरू हो चुका है। गर्मी के कारण वन्य जीव अब आबादी वाले इलाकों की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों को बचाने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन, वन विभाग में सेव द स्नेक सोसाइटी ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं सेव द स्नेक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वन विभाग के सहयोग से एक दिन में दर्जन से अधिक सांपों को ग्रामीण क्षेत्रों में, घरों में घुसे सांपों को रेस्क्यू कर वन विभाग ने जंगल में भेजा है, जिसमें 10 फीट किंग कोबरा, रेड स्नैक धामन, रसल वाइपर, पाइथन सांप को जंगल से आजाद कराया गया।
और आप देख रहे हैं गर्मी के मौसम में हर साल की भांति इस वर्ष भी सांपों को निकलना शुरू हो गया। सेव द स्नेक सोसाइटी रामनगर के द्वारा वे वन विभाग के द्वारा लगातार सांपों को घरों से रेस्क्यू कर जंगल में जाप किया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोगों ने सेव द स्नेक सोसाइटी वे वन विभाग के द्वारा लगभग दर्जन भर से भी अधिक सांपों को रेस्क्यू कर एक ही दिन के अंदर और जंगल में आजाद किया, जिसमें कि किंग कोबरा सहित विषैले कोबरे, रसल वाइपर, रेड स्नेक और पाइथन अन्य प्रकार की प्रजाति के सांप भी इसमें मौजूद थे और सभी सांपों को रेस्क्यू करके एक दिन के अंदर हमने रेस्क्यू कर जंगल में आज़ाद किए हैं। और सभी से अपील करते हैं कि जिनके घरों में सांप वगैरह निकलते हैं तो डरे नहीं, वे उन्हें मारे नहीं, नज़दीकी वन विभाग से संपर्क करें, वे सेव द स्नेक सोसाइटी से संपर्क करें। हम 24 घंटे रातों दिन आप लोगों की सेवा में। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। विक्रम सिंह ने कहा है कि तापमान बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन को वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर से विकराल रूप ना ले सकें। हालांकि 20 मई से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।